respected chairperson and co-chairperson, chairman of the seminar, HODs of different departments, distinguished guests from outside this university, teachers, scholars, students. Because time is limited, so I am giving very short brief in addressing all of you and feeling very warm welcome on this seminar. I am very much thankful to Dr. Satyendra Kumar and principal of this college, Dr. P.N. Piyush, to give me an opportunity on this topic which is very much concerned each and every person of our society. Today my topic of the discussion is bamboos in mitigating environmental degradation and uplifting socio-economic conditions. Just imagine, it is quiz of the seminar, कि what are you observing in these pictures? Anyone from audience? Because time is short, I am giving you the answer. कि this is bamboo plant and this woman is wearing bamboo dress, bamboo fiber dress, and this is ornament from bamboo plants. Role of bamboo in environment degradation is my first part of lecture, and another part is role of bamboo in socio-economic development. बहुत से वक्ता जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी पर्यावरण ह्रास पर अपनी बात रख चुके हैं. बहुत संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा कि प्राकृतिक रूप से जल, वायु और भूमि में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, चाहे हैबिटेट्स का लॉस होता है, इकोसिस्टम का लॉस होता है, वन्य जीवन का लॉस होता है और प्रदूषण बढ़ता है, तो वह जो है आपको पर्यावरण ह्रास को, पर्यावरण प्रदूषण को, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रिप्रेजेंट करता है. और इसका मुख्य कारण जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे मॉडर्न अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओवर पॉपुलेशन एंड ग्रोथ, deforestation, etc. And all these activities emit greenhouse gases, which have been said earlier, and causing global warming. As earlier worker said, global warming is essential for life, but this additional global warming due to industrialization and modernization is the main cause of abrupt climatic changes. This is just a photograph which is showing forest felling, and it is one of the important causes of environmental destruction and global warming. This is illustration of human impact on climate change. Industrialization leads to environmental degradation. Now, as you know, global warming is leading to climatic changes. And what are the impacts of abrupt climatic changes on our environment? It is changing water cycle, that is unpredicted prolonged intense rainfall and associated flooding, acid rain. इस साल हम लोग देख रहे हैं कि तमिलनाडु में, केरल में, राजस्थान में असमय और अप्रत्याशित मात्रा में बारिश हो रही है. अभी हाल तक तमिलनाडु में बारिश होती रही है और अभी भी हो रही है. इसके बाद ये हम लोग का क्षेत्र जो है, कोसी का क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में थंडरिंग बहुत ज़्यादा होता है. ठंडा काफ़ी गिरना शुरू हो गया पहले की तुलना में. इसके बाद इससे परिणाम क्या होंगे, तो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉट वेव्स एंड एक्सट्रीम हीट आएगा. सूखा ज़्यादा बढ़ेगा. सीज़न जो है, कोई सीज़न ज़्यादा लंबा हो सकता है या छोटा भी हो सकता है. वार्मिंग बढ़ेगा या फिर कूलिंग पीरियड बढ़ेगा. इस इलाके में हम लोग जो है ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा होता है. ये भी आपको पर्यावरण प्रदूषण का ही परिणाम है. इसके बाद लैंड डिग्रेडेशन, क्रॉप में कमी आती जा रही है, फसल के उत्पादन में कमी आ रही है, क्रॉप का डैमेज होता है इन सारी क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण, और यह फूड क्राइसिस को जन्म दे रहा है. सी लेवल राइज की अभी बात की गई थी,
कोस्टल फ्लडिंग हो रहा है, ग्लेशियर मिल्ट हो रहा है, और समय जो है हम देखते हैं कि खास सीजन में जो है वाटर टेबल काफ़ी नीचे चला जाता है और हम लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। ये तो था कि इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ेगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का, लेकिन पीपल पर क्या असर पड़ता है। तो वैसे लोग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रखे गए हैं और कमज़ोर सेक्शन है सोसाइटी के हैं, दे आर मोर वल्नरेबल टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेटिक चेंज एंड दे आर सफरिंग मोस्ट। सबसे ज़्यादा प्रभावित समाज के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं वो क्लाइमेटिक चेंज से और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से प्रभावित हो रहे हैं। और इसने जो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ही थ्रेट किया है, दूसरे बायोटा को थ्रेट किया है, और बायोडाइवर्सिटी जो है ये दिनों दिन सिकुड़ता जा रहा है। इसके परिणाम से मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण बढ़ रहा है, हेल्थ की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अभी हम लोग हाल में देखे हैं कि कोविड का समस्या जो है ये भी एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के कारण आया है सामने। मोर्टलिटी रेट बढ़ेगी, लोगों का माइग्रेशन होगा एंड कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। और साउथ ईस्ट एशिया जो है ये जो हम लोगों का क्षेत्र है ये हॉट स्पॉट है, और ये समझा जा रहा है कि भारत के जो 6 बड़े शहर हैं, जो समुद्र तटीय शहर हैं, वो 2030 ज़्यादा दिन नहीं है, 2021 बीत चुका है, मात्र 8 से 9 साल में जो 6 इंडियन सिटीज़ को ये अनुमान किया जा रहा है वो पूरी तरह से जो है डूब जाएगा। इसमें कलकत्ता भी है, मुंबई भी है, मद्रास भी है। ये सारे शहर जो हैं बहुत जल्दी जो है 2030 तक डूबने की संभावना है। तो सवाल उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो अपना भविष्य को इस पृथ्वी को बचाने के लिए हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग को कम करना पड़ेगा। और फिर ग्लोबल वार्मिंग को हम कम करेंगे कैसे? अभी इस समस्या से निपटने के लिए, क्लाइमेटिक चेंज से निपटने के लिए COP26 आपको ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके में हुआ था, जिसमें टारगेट सेट किया गया कि नेट जीरो कार्बन इमिशन होना चाहिए अप टू 2050। ऑन एवरेज ग्लोबल वार्मिंग वो 1.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। हम यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे, ये 1.5 डिग्री सेल्सियस हुआ है तो हम जो आज टेम्परेचर की तुलना करते हैं वो पहले जो था प्री इंडस्ट्रियल पीरियड। हम ये मान रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसने मॉडर्नाइजेशन को जन्म दिया है और उसके कारण ही टेम्परेचर जो अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। तो 1850 से 1900 का जो कार्यकाल रहा है वो प्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का कार्यकाल रहा है। उसमें टेम्परेचर जो था वो 13.7 डिग्री सेल्सियस था। उसके बाद से कितना बढ़ रहा है? 1850 के बाद से कितना बढ़ रहा है? यानी कि आप 1850 को जीरो मान लीजिए, 13.7 डिग्री सेल्सियस को जीरो मान लीजिए, उसके बाद कितना बढ़ता है? अभी 2020 में 13.7 से आपको 14.9 डिग्री सेल्सियस हुआ है, यानी कि 1.2 डिग्री सेल्सियस मात्र बढ़ा है। और यह इस 1.2 डिग्री सेल्सियस जो है इतने हम लोग जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्लाइमेटिक चेंज की बात किए उसका परिणाम है। और ये जो COP26 ने ये क्या है कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, यानी 1.2 तो हम पहुंच ही चुके हैं एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर पर। मात्र 0.3 डिग्री सेल्सियस जो है इस यहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है 2050 तक तो अभी आपको बताया कि 6 इंडियन सिटीज़ जो है वो डूब जाएंगे। कम से कम 6 से 8 फीट पानी में डूबे हुए शहर नजर आएंगे। और 2100 तक जो है 2100 तक ये आपको 2 डिग्री सेल्सियस का टारगेट रखा गया है। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है इसको देखते हुए इस टारगेट को हासिल करना काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि कई देशों की इकोनॉमी इस पर निर्भर करती है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है अगर पौधा नहीं काटेंगे, उसको नहीं बेचेंगे, कोयला नहीं जलाएंगे तो बिजली उत्पादन क्या होगा। इन सारी समस्याओं के कारण जो है इस टारगेट को पूरा करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। और सॉल्यूशन है, आप जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल बर्निंग, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, कोयला है, ये सारा चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहा है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो हमको माइनिंग को रोकना पड़ेगा। हम एक तरफ सिर्फ चिल्लाते रहें कि हम फॉसिल फ्यूल को रोकें, उसका यूज कम करें, जब हम निकालेंगे नहीं तो फिर यूज कहाँ से होगा। तो इसको रोकने की आवश्यकता है। और उसके बाद जो है कि हमको प्लांटेशन करना होगा। एंड ये प्लांटेशन जो है इसके लिए हमको ग्लोबल, मैसिव ग्लोबल एग्रो फॉरेस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और रिफॉरेस्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और जो वेटलैंड्स हमारा है, जो आधुनिकीकरण के कारण जो है ये पूरी तरह से नुकसान हो चुका है, इसका काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो चुका है, उसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है। और हम आपको ये कहना चाहेंगे, जैसा कि आपको
बताए ऑनरेबल चेयरपर्सन ने कि मैं बेम्बू टिश्यू कल्चर पर विगत 2018 से काम कर रहा हूँ और पर्यावरण के सुधार के लिए, इकोनॉमिक स्थिति के सुधार के लिए किसानों के बीच में बांस के पौधे भी बांटे जा रहे हैं और पर्यावरण के सुधार के लिए कोसी फ्लड का जो इलाका है जहाँ पर कि पूरा बालू है, दीरा जैसा इलाका है, वहाँ पर बांस के पौधे भी लगाए जा रहे हैं। उसको हम आगे फिर आपसे बात करेंगे। सवाल उठता है कि बांस ही क्यों ऐसा सिलेक्ट किया गया है? तो बांस जो है आपको क्लाइमेटिक चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और गरीबी को दूर करने का एकमात्र साधन अभी है जहाँ तक पौधे का सवाल है। क्यों कि अभी आपने जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन जो है वातावरण में बढ़ता जा रहा है विभिन्न एक्टिविटी के कारण, इंडस्ट्रीज के कारण, ट्रांसपोर्ट के कारण। तो ये जो कार्बन एमिशन हो रहा है इसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता आपको बेम्बू में सबसे ज़्यादा है। यद्यपि अभी कहा गया कि जो C4 प्लांट्स हैं उसकी उत्पादकता ज़्यादा होती है, जिसमें गेहूँ, धान, मकई आता है, वो ज़्यादा इफिशिएंटली कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन इन सबों की तुलना में बांस यद्यपि C3 प्लांट्स है, इसके कार्बन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो है दुनिया के सारे पौधों से सबसे ज़्यादा है और ये 35% तक अधिक कार्बन एब्जॉर्ब करता है अन्य पौधों की तुलना में और 35% तक ज़्यादा ऑक्सीजन देता है अन्य पौधों की तुलना में। इसलिए बेम्बू इज़ द वन ऑफ द सॉल्यूशंस फॉर इन्वायरमेंटल अपग्रेडेशन एंड इन्वायरमेंटल क्लाइमेटिक चेंजेज। और चाइना में जो है इसका क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। और बेम्बू इज़ द बेस्ट इनिशिएटिव मटेरियल फॉर डिफॉरेस्टेशन। अभी चर्चा हो रही है कि बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। हमने आपको एक स्लाइड भी दिखाया है डिफॉरेस्टेशन का। लेकिन इस डिफॉरेस्टेशन को हम कैसे दूर कर सकते हैं? डिफॉरेस्टेशन को रिफॉरेस्टेशन से दूर कर सकते हैं और डिफॉरेस्टेशन के लिए स्टार्टिंग प्लांट होगा आपको बेम्बू, क्योंकि ये हार्श कंडीशन में ग्रो करने की कैपेसिटी रखता है। इसके बारे में आपको वीडियो भी दिखाएंगे, स्लाइड भी दिखाएंगे कि कैसे हाउ बेम्बू कैन चेंज डिग्रेडेड लैंड, destroyed land, deserted land into green lush forest. Bamboo has multifaceted utility in all spheres of life and it has immense employment facility. अब लोग को लगता है कि ठीक है हम पर्यावरण तो बचाएंगे लेकिन पेट में क्या खाएंगे, रहेंगे कहाँ पर? वो सारी समस्याओं का समाधान जो है इस बेम्बू के अंतर्गत है और इट हैज़ द पोटेंशियलिटी टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ not only people, society and also nation too. It is the benefits of bamboo. It is the fastest growing. It doesn't require replanting after harvesting and it takes only 4 to 5 years in comparison to woody plants which take 40 to 50 years to mature. And its storage capacity, its carbon storage capacity is maximum in the entire world. Now the environmental uses of bamboo, it is best for riparian management. तटीय व्यवस्था के लिए जो नदी का किनारा है, समुद्र का किनारा है, दलदल का किनारा है, वहाँ पर अगर हम बांस को लगाएंगे तो बेस्ट मैनेजमेंट होगा। इट कैन एक्ट एज विंड स्क्रीन अराउंड फ्रूट यील्डिंग ट्रीज। फल हम लगाते हैं, अपने इलाके में बहुत ज़्यादा आम होता है और वो तेज़ आंधी आती है तो गिर जाता है। उसके पहले अगर हम बांस का विंड स्क्रीन लगा दें तो काफ़ी हद तक इसमें सुधार हो सकता है। और अभी हमने कहा था कि ये फ्लैश फ्लड को जो है रोक सकता है। अचानक जो बाढ़ आती है बांस उसको रोक सकता है। आपको याद होगा कि 2008 में जो बाढ़ आई थी यहाँ पर मधेपुरा, सुपौल, इस कोसीपुरा इलाके में, तो बांस के जो पौधे लगे हुए थे उस फ्लैश फ्लड में बहुत लोग बह गए। बहुत लोगों ने अपनी जान जो है उस बांस को पकड़ करके बचाई, क्योंकि बांस को उखाड़ना जो है इतना आसान नहीं होता। इवन कि हाथी भी जो है उस बांस से टप करके नहीं जा सकता। और जानते इस इलाके में हाथी आता है नेपाल से टप करके। पिछले इसी साल जो है आपको 4 लोगों की मौत हुई थी हाथी के कारण। तो अगर हम उसका स्किन लगा दें बांस का तो इससे भी बचा जा सकता है। एंड इट इज़ द बेस्ट मटेरियल फॉर रिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल रिक्लामेशन। बैम्बू की उपयोगिता जो है आपको हम जिस भी क्षेत्र के बारे में सोच सकते हैं, आपका दिमाग जहाँ तक जाता है कि किसी भी चीज़ की उपयोगिता हो वो सभी जगह इसका उपयोग होगा। हम यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं देंगे, आगे आपको स्लाइड से दिखाएंगे। और एक्सपोर्ट मार्केट जो है अब इसका इंतज़ार कर रहा है कि बेम्बू प्रोडक्ट्स आप उसको दीजिए। और सिर्फ जो है आपका भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर बांस का 66 to 67% ग्रोथ है और सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन भी जो है वहाँ ही हो रहा है।
अब हम यूज़ की बात करना चाहेंगे कि बांस का जो है दोनों ही प्रकार का यूज़ है। ट्रेडिशनल यूसेस को हम लोग जानते हैं, लेकिन मॉडर्न यूसेस जो है वो बहुत सारा है और लगभग 1500 यूसेस भारत में डॉक्यूमेंट किया गया है। 3000 इसके यूसेस को 2008 में डॉक्यूमेंट किया गया था। अब 2019 में इसकी उपयोगिता जो है 10,000 प्रकार के उत्पाद के रूप में इसकी हो रही है और ग्लोबल मार्केट जो है लगभग 50,000 करोड़ का है और भारत में मार्केट इसका मात्र अभी 2100 करोड़ का, हम लोग काफ़ी पीछे हैं। जबकि उत्पादन के क्षेत्र में भारत जो है चाइना के बाद दूसरा स्थान रखता है और इसमें कई क्षेत्र में हमें सुधार की ज़रूरत है। सिलेक्शन में, प्रोपेगेशन में, मैनेजमेंट में, वैल्यू एडिशन में, इन सारे क्षेत्रों में। जबकि नेशनल बेम्बू मिशन जो है वो 18 स्पीसीज़ को भारत में ग्रो करने की बात कर रहा है। सवाल उठता है कि बेम्बू है क्या। इतनी बेम्बू पर तो हम लोग बात किए। तो ये जो है लार्ज जो है पेरिनियल वुडी सुपर स्मार्ट ग्रास है और ये बोटानिकली जो है फैमिली पोएसी के अंतर्गत आता है। इट इज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग, हाइएस्ट यील्डिंग एंड रिन्यूएबल प्लांट एंड लग्जरियंटली ग्रोइंग इन एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका एंड इट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड पुअर मैन्स टिम्बर। इट इज़ प्रीवियसली कॉल्ड, नाउ प्रेजेंटली इट इज़ रिच मैन्स लग्जरी। इट इज़ कॉल्ड 21st century ग्रीन गोल्ड, ग्रीन स्टील, wonder crop, miracle plant, smart grass, etc. due to its multifaceted utilities in all spheres of life, including construction, socio-economic development, and immense capacity of replenishment the environment. तो आज हम जिन बातों को कह रहे हैं कि यह ग्रीन गोल्ड है, 21st century ग्रीन गोल्ड है, हम लास्ट में फिर आपसे पूछेंगे अपनी बातों को प्रस्तुत करने के बाद क्या वास्तव में ये ग्रीन गोल्ड है हमारे लिए। पूरे विश्व में लगभग 36 मिलियन हेक्टेयर में बांस की खेती होती है और ये पूरे विश्व के 3.2% टोटल फॉरेस्ट एरिया को कवर करता है। भारत में मात्र जो है 11.4 मिलियन हेक्टेयर में इसकी खेती होती है। और जहाँ तक स्पेसीज डाइवर्सिटी का सवाल है तो वर्तमान में 1662 स्पेसीज 121 जनरा के अंतर्गत जो है कैनवन एटॉन ने 2017 में रिकॉर्ड किया है। आप देखिए कि कितना वेरिएबिलिटी है। 1980 में मात्र 75 जनरा और 1250 स्पेसीज, 1988 में 70 जनरा और 1600 स्पेसीज और 2017 में 121 जनरा और 1662 स्पेसीज। भारत जो काफ़ी पीछे है और भारत में 2015 में जो रिकॉर्ड किया गया है वह 29 जनरा और 148 स्पेसीज, जिसमें 71 जाति जो भारत में खास रूप से पाई जाती है। भारत में लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर में बांस की खेती होती है जो फॉरेस्ट का 13% कवर करता है और नॉर्थ इंडियन स्टेट में असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सारे 67% प्रोड्यूस करते हैं। बिहार का जहाँ तक सवाल है मात्र 4% एरिया जो है वो बेम्बू कल्टीवेशन के अंतर्गत है और यहाँ उत्पादन भी कम है, आपको 10 से 40 टन पर हेक्टेयर, जबकि इसकी कैपेसिटी जो है 600 टन पर हेक्टेयर तक है। अब मैं आपको बताना चाहूँ अपने काम की ओर ले जा रहा हूँ। अभी जैसा कि बताया गया कि प्लांट टिश्यू कल्चर रिसर्च लैब BSH कॉलेज सुपौल जो है बांस के उत्पादन में काम कर रहा है। तो ये हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर लैब का जो है आउटसाइड है और इसका उद्घाटन जो है माननीय तत्कालीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये एक्स वाइस चांसलर जो भी मौजूद थे, ये उसमें उद्घाटन में मौजूद थे, उनका फ़ोटो है, इनॉग्रेशन के समय का है। ये सुशील मोदी जी हैं, माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जो वर्तमान ऊर्जा मंत्री हैं, तो इन्होंने जो है उद्घाटन के समय अपनी उपस्थिति दर्ज की थी और ये लैब का विजिट कर रहे हैं ऑनरेबल एक्स वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर A.K. राय, ऑनरेबल मिनिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर then डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी एंड माई सेल्फ एंड व्यूइंग प्लांट टिश्यू कल्चर लैब। मटेरियल्स एंड मेथड्स। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में माइक्रो प्रोपेगेशन एक टेक्निक होती है जिसमें हम बहुत ही किसी भी पौधे के टिश्यू से जो अनगिनत पौधे प्राप्त कर सकते हैं। इस टेक्निक का हमने उपयोग किया बेम्बू के उत्पादन के लिए, खास जाति के उत्पादन के लिए, और इस बेम्बू से उत्पन्न पौधे को वन विभाग सुपौल को दिया गया। यह वन विभाग सुपौल जो है किसानों को और फिर फ्लड डिग्रेडेड लैंड्स में लगाने का प्रयास किया है।
इसके बाद एक असेसमेंट किया गया कि बम्बू की उपयोगिता और इसके प्रमोशन को इम्प्रूव करके कैसे हम अपने सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ा सकते हैं। ये आपको प्रोटोकॉल है बेम्बू टिश्यू कल्चर का, जिसमें आप देख रहे हैं एक्सप्लांट को जो है कृत्रिम पोषक माध्यम में डाला गया है टेस्ट ट्यूब के अंदर। इसे मल्टीपल शूट्स डेवलप कर रहा है और यहाँ पर देखिए काफ़ी तेज विगरसली ग्रोइंग जो मल्टीपल शूट्स है यहाँ पर। और फिर टेस्ट ट्यूब में हम जो है इसको फिर ग्रो कराते हैं, काफ़ी तीव्र मल्टीप्लिकेशन है और ये रूटिंग का स्टेज है। टेस्ट ट्यूब में हम बेम्बू के पौधे का उत्पादन करते हैं और फिर इसको बाद में लाते हैं प्राइमरी हार्डनिंग चैम्बर में, फिर सेकेंडरी हार्डनिंग चैम्बर में, पॉली हाउस में और फिर ग्रीन हाउस में। उसके बाद जब पौधा मैच्योर होता है तब फिर हम इसको वन विभाग को सौंपते हैं। हम अपने यहाँ जो है बांस की विभिन्न प्रजातियों का एक बेम्बू सेटम बनाए हुए हैं, यानी बांस वाटिका बनाए हुए हैं, जिनमें ये सारी जातियाँ जो है बेम्बूसा बाल्कुआ, बेम्बूसा बेम्बोस, बेम्बूसा न्यूटन्स इत्यादि ग्रो करती है। और इनमें से हम 5 जाति का अपने यहाँ जो है उत्पादन कर रहे हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट बेम्बू स्पेसीज़ का फोटो है ये बेम्बूसा बाल्कुआ है, बेम्बूसा टुल्डा है और बेम्बूसा बेम्बोस है। तो बेम्बूसा बाल्कुआ जो अपने यहाँ हड़ौत के नाम से जाना जाता है, बहुत लोग जानते होंगे इसको। ये चाव के नाम से जाना जाता है बेम्बूसा टुल्डा, और ये कटहा के नाम से जाना जाता है। तो बेम्बूसा बेम्बोस जो है यद्यपि अपने यहाँ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं माना जाता है, सिर्फ इसका खुट्टा वगैरह यूज़ होता है, लेकिन इंडस्ट्रियली दिस बेम्बू प्लांट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चाइना या जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो इसी पौधे को जो है ट्रीटमेंट करके जो है बेम्बू वुड प्रोडक्ट्स बनाती है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ये अर्न करती है। ये आपको डेंड्रोकैलेमस एस्पर है, इसको मीठा बेम्बू भी कहते हैं। ये बेम्बूसा वामिन है, जिसको हम लोग बुद्धा बेम्बू कहते हैं। और फिर ये बेम्बूसा स्ट्रेटा गोल्डन बेम्बू है। Another important species Meleacona vexifera, Dendrocalamus hamiltoni, Dendrocalamus sikimensis, Bambusa nena, Bambusa japonica। तो ये इम्पॉर्टेंट स्पेसीज थे। क्योंकि समयाभाव है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कोसी मिथिला रीजन जो है बहुत ही सूटेबल है बांस के लिए। और हमारी लेबोरेटरी से जो उत्पादित है ये हमने करीब 50,000 बांस के पौधे को जो है 2020-21 में वन विभाग को दिया है और 2022 में हम करीब 60 से 70,000 पौधा देने जा रहे हैं। और इन पौधों को किसानों को दिया गया है। और सुपौल ज़िले के आपको बगलाधार में और धसावनधार में इन पौधों को लगाया गया है, और जिसमें से बगलाधार में काफ़ी लग्जरियंटली ग्रो कर रहा है और सॉइल इरोशन को चेक करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये बांस के पौधे हैं जो ग्रीन हाउस में ग्रो कर रहे हैं। और माननीय पूर्व कुलपति महोदय, उप कुलपति महोदय, ये वन विभाग के पदाधिकारी हैं, DFO, इनको बांस के पौधे समर्पित किए जा रहे हैं। उसका फोटोग्राफ सही है। ये इन स्पेसीज़ को हमने ग्रो किया है और उसकी संख्या दी हुई है, कितना कितना पौधा जो है हमने दिया। किसानों को कितना पौधा दिया गया ग्रोथ के लिए, ये उसका लिस्ट है। ये बगलाधार की अभी बात किया था, धसावनधार की। बगलाधार में 5,000 पौधे लगाए गए जो काफ़ी लग्जरियंटली ग्रो कर रहा है, और धसावनधार में 10,000 पौधे। लेकिन वहाँ फ्लैश फ्लड आने के कारण जो वो बह जाता है, लेकिन वहाँ भी प्रयास किए जा रहे हैं। अब 5 तरीके से बांस जो है ये कार्बन इमिशन को चेक कर सकता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोक सकता है। क्लाइमेट सुधार का पहला है सिक्वेस्ट्रिंग कार्बन, जिसके बारे में मैंने बताया कि ये अन्य पौधे की तुलना में 35% ज़्यादा इसको कार्बन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। दूसरा है आपको कि फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर सकते हैं और डिफॉरेस्टेशन को रिप्लेस कर सकते हैं बांस के द्वारा। बांस का उपयोग जो है, जहाँ फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं, इससे कार्बन बनाया जाता है, इससे चारकोल बनाया जा सकता है। इवन कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन जहाँ कोयला का यूज़ करते हैं, बेम्बू चारकोल का उपयोग किया जा सकता है। बांस से आपको बायो फ्यूल बन रहा है, बायो इथेनॉल बन रहा है। और इसका तेजपुर असम में एक प्लांट सेटअप किया गया है। सुपौल में भी 1,000 करोड़ की इसकी घोषणा हुई है इससे बायोफ्यूल बनाने की। चूँकि हम प्लांट टिश्यू कल्चर से उत्पादन कर रहे हैं, तो इस बेम्बू प्लांट को जो है
उसके लिए उपयोग किया जाएगा फ्यूचर में। दूसरा एडेप्टेशन, बांस की एडेप्टिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये आसानी से हर जगह ग्रो कर सकता है और किसान इससे जो सालों भर फ़ायदा ले सकता है। और लैंड जब डिग्रेड कर जाता है तो इसको रिस्टोर करने में बांस की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह आजीविका का साधन जो है प्रस्तुत करता है ढेर सारे क्षेत्रों। सिर्फ फ़ोटो दिखाएंगे, समय ज़्यादा नहीं ले पाएंगे आपका। और हम आपको बताना चाहते हैं, लोग के मन में होता है कि एक आदमी क्या कर सकता है, हम कितना पौधा लगाएंगे। हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं इस आदमी का। इस आदमी का नाम है आपको जादव पेयोंग, जादव मोइली पेयोंग। यह एक मिजो ट्राइब का व्यक्ति है जिसने कि दुनिया के सबसे बड़े रिवर आइलैंड ब्रह्मपुत्र के आइलैंड में अकेला इस आदमी ने 1400 हेक्टेयर में वन उत्पन्न किया और स्टार्ट किया इसने बांस के पौधे। इसलिए मैं इसको खास करके हाईलाइट करना चाहता हूँ। आज के दिन में यह जो आपको फादर ऑफ वर्ल्ड बेम्बू कहलाते हैं ये, और फिर फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, और पद्मश्री भी इनको 2015 में मिला है। और 1979 की बात है, जब ये 16 साल के मात्र उम्र में थे, तो इन्होंने देखा कि बहुत सारा सांप जो है वो तेज़ गर्मी के कारण जो है वो जो बालू का रेतीला मैदान था उसमें मरा पड़ा है। उसने अपने ग्रामीण लोगों से संपर्क किया कि भाई इतना इतना मर गया है, पूरा इन्वायरमेंट डिग्रेड कर गया, ढेर सारे जीव जंतु नष्ट हो गए, क्या क्या आ सकता है। तो आदिवासी लोगों ने कहा कि आप प्लांट लगाइए, और 1979 से लगाया गया पौधा जो है 30 साल के बाद जो है यह 1400 हेक्टेयर लैंड का जो है दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट उन्होंने बना दिया। एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है। अगर हम लोगों के बीच में भी कोई अगर ठान लें तो हम लोग भी कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि समय अभाव है इसलिए हम ज़्यादा नहीं इसके बारे में कह पाएंगे। दूसरा, हम आपको इस बार जो आपको पद्मश्री मिला है उसमें हम एक महिला का आपको जिक्र करना चाहेंगे। ये है तुलसी गौड़ा, एंड ही इज रिगार्डेड एट द इंसाइक्लोपीडिया फॉरेस्ट इन कर्नाटका। इतना ज़्यादा इनको नॉलेज है कि कर्नाटक सरकार ने इसको परमानेंट नौकरी दिया है, और फिर जो है ये वहाँ पर इतना ज़्यादा नॉलेज है पूरा मेडिसिनल प्लांट का, फॉरेस्ट प्लांट का, और वहाँ की देख रेख करती है। और अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि नंगे पाँव जो है ये पहुँची थी पद्मश्री को रिसीव करने के लिए। हम आपको सिर्फ फोटोग्राफ के माध्यम से बताना चाहते हैं, बेम्बू में किसी भी देश के आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की कैपेसिटी आपको सिर्फ फ़ोटो से मात्र 2-3 मिनट में हम अपने सारे स्लाइड्स को शो कर देना चाहते हैं, क्योंकि समय अभाव हो चुका है और इसके लिए इंटीमेशन भी मिल चुका है। आप अपनी बात जल्दी समाप्त करें। तो बेम्बू यूटिलाइजेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आप देखिए, ये ट्रेडिशनल यूसेज बेम्बू का था जिसको हम लोग करते आ रहे हैं। अब न्यू यूसेज आप देख लीजिए, टूथब्रश भी है, घड़ी भी है, कैलकुलेटर भी है, ढेर सारा है। उसके बाद बेम्बू सूट्स प्रोसेसिंग इन चाइना। सूट प्रोसेसिंग में चाइना जो है $220 मिलियन जो है एक्सपोर्ट करता है, जो 60% पूरे विश्व का है। ये बेम्बू चारकोल की अभी हमने बात किया। बेम्बू चारकोल जो है विशेष परिस्थिति में तैयार किया जाता है ये, और ये चारकोल जो है ये देखिए बांस का चारकोल बेम्बू को डाल के बनाया गया, 800 डिग्री सेल्सियस पर तैयार किया जाता है। फिर इसका नैनो पार्टिकल्स बना के फिर से इस प्रकार से ब्रिक बनाया जाता है, जिसकी हीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और इवन की थर्मल पावर में इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए इसका उपयोग हो सकता है। और इसका ढेर सारा उपयोग है, इवन की फाइबर में, वस्त्र में, जो कि आप आगे देखिएगा। ये देखिए बेम्बू चारकोल प्रोडक्ट्स है ये आपको ब्लैंकेट भी है, ये आपको तकिया भी है। अगर सर में दर्द हो तो बेम्बू चारकोल को अंदर रख करके इसका उपयोग अगर तकिया के रूप में करें तो सर दर्द जो है दूर होता है। ये देखिए बेम्बू चारकोल प्रोडक्ट्स का ये आपको मौजा भी है, ये फाइबर है, ये आपको पैजामा है, एक कपड़ा है। अब ये देखिए बेम्बू से हम बियर भी प्राप्त करते हैं, वाइन भी प्राप्त हो रहा है, और एनर्जी ड्रिंक भी है, और इवन टी भी बनना शुरू हो गया है। बेम्बू विनेगर, बेम्बू फाइबर्स फॉर क्लॉथ्स आप देख सकते हैं। अब ये ज़माना है इस प्रकार का कि हम बेम्बू को जो है अधिकतम यूज़ करें अपने आर्थिक संसाधन को मजबूत करने के लिए। बेम्बू कॉस्मेटिक्स का फोटोग्राफ है ये, लेकिन हम इन उत्पाद को तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम इसका ट्रीटमेंट करें। हम लोग के साथ प्रॉब्लम है कि हम लोग बिना ट्रीटमेंट किए बेम्बू को उपयोग करते हैं, इसलिए इसकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है और वो जल्दी नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर बेम्बू को ट्रीटमेंट किया जाए तो वो फिर हाईली ड्यूरेबल हो जाता है और हाईली यूटिलाइजेबल हो जाता है। ये फर्नीचर देखिए, ऊपर में ट्रेडिशनल फर्नीचर है, अभी मॉडर्न फर्नीचर।
ये बैम्बू फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। बिल्डिंग्स विथ ट्रीटेड बैम्बू, काफ़ी मजबूत होता है ये देखिए हाउसिंग, मॉडर्न हाउसेस। ये ओल्ड हाउस है, ये मॉडर्न हाउस विच हैज बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैम्बू। ये बैम्बू आर्किटेक्चर का कमाल है, काफ़ी मजबूत है ये, और इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि एरोड्रम भी बन सकता है इससे। आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है मैड्रिड का, वो बांस से बनाया गया है, ट्रीटेड बैम्बू से बनाया गया है, और ये मैड्रिड में है। आपको ये आप देखिए वही मैड्रिड का एयरपोर्ट है, आर्ट कॉरिडोर है, ऑफिस है, ये बैम्बू से बना हुआ है, बैम्बू टाइल से। बैम्बू को अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो स्टील से ज़्यादा मजबूत हो जाता है, और लोहे का रॉड के रूप में इसका उपयोग करके हम जो ढलाई भी कर सकते हैं। ये आपको सेरीकल्चर में इसका उपयोग है। ये आपको बिल्डिंग्स के लिए और फ्लोरिंग के लिए बांस का उपयोग, ये ऑफिस के लिए, कार का कैबिनेट के लिए, इको टूरिज्म में बैम्बू का उपयोगिता है। बैम्बू इंडस्ट्री इन चाइना जो है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 1985 मात्र ट्रेडिशनल यूटिलाइजेशन था, 85 में 2000 इसने लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन शुरू किया, और अभी आफ्टर 2000 जो है ये आपको बैम्बू फाइबर टेक्सटाइल्स, बैम्बू चारकोल एंड विनेगर इत्यादि उत्पादन में कर रहा है। बिहार हमारा पिछड़ा इसलिए है कि हम वैल्यू एडिशन करना नहीं जानते हैं। वैल्यू एडिशन का अर्थ होता है कि सीधे बांस को लाए, आप डायरेक्ट उपयोग किए, उसकी महत्व नहीं, लेकिन उसी बांस को अगर हम फर्नीचर बना के उपयोग करें, उसका पिकल्स बना के यूज़ करें, उसका चावल बना के यूज़ करें, तो उसका महत्व बढ़ जाता है। फर्नीचर बनाने में यूज़ करें तो फिर महत्व बढ़ जाएगा उसका। बैम्बू मार्केटिंग इंडिया जो है मात्र 50,000 करोड़ का है, जबकि क्षमता 20,000 करोड़ का, क्षमता 50,000 करोड़ है, और हमको आयात करना पड़ता है। अपनी यहाँ की स्थिति ये है कि हमको आयात करना पड़ता है विदेशों से बांस के लिए, जबकि उत्पादन क्षमता काफ़ी है। कंक्लूजन हम ये कहना चाहेंगे कि चाइना ने बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया है अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए 1980 से ही, और उसने टिम्बर के उत्पादन को बंद कर दिया है, बांस पर टोटली शिफ्ट कर गया है। और सिर्फ यह एक पौधा, बांस का सिंगल प्लांट जो है चाइना, म्यांमार, वियतनाम और कुछ अन्य एशियन कंट्रीज की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बदल डाला है। निश्चित रूप से बैम्बू हमारे सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी बदलने में सहायक होगा, और बैम्बू इज द होप फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। फूड, शेल्टर, क्लॉथ, मेडिसिन, एम्यूजमेंट, डेकोरेशन, ऑर्नामेंट्स, environmental change, climate change, poverty alleviation, unemployment, and my slogan is grow bamboo, capture carbon, use bamboo, earn income. Now the road ahead. अब हमको सोचना है कि हमको आगे क्या करना है, और लास्ट में path is ahead. And thanks for your nice, kind and green attention. Thank you all. Thank you, Professor Sanjeev Kumar, for such an enlightening lecture. बैम्बू तो हम लोग जानते थे, बांस जानते थे, लेकिन इतने सारे फायदे नहीं जानते थे। Really, we are out to listen all these benefits of bamboos. हमारे पास वक्त कम है, इसीलिए हम सिर्फ 2 क्वेश्चंस हम इनवाइट करेंगे इस लेक्चर के बाद। Only 2 questions from the audience. अगर आप लोगों के इसमें कोई क्वेरी है तो आप देखिए, वो तो ओल्ड नहीं, इट इज ओल्ड कंसेप्ट। इसको जब हम कंबसन करते, हमने एक दिखाया था कि कार्बन चारकोल के लिए इस विशेष प्रकार का फर्नेस है, जब हम उसमें करेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आता। वो हमने फोटो भी दिखाया था उसका, जहाँ बैम्बू चारकोल का उत्पादन हो रहा है, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आता। क्या हाँ हाँ, फोटो तो अभी मेरे पास में नहीं है, लेकिन हमारा ही खुद फोटो ढेर सारा जो कि हम उसमें दिखा रहे थे, वो सारा जो था वहाँ का दिखा रहे थे। और अभी जो हमने कहा बगलाधार में काफ़ी लग्जरेंटली ग्रो कर रहा है। वहाँ 5000 पौधा जो है सॉइल इरोशन को चेक करने के लिए लगाया गया है,
दूसरा जो है धसावन धार में लगाया गया है। इवन कि सहरसा जिले के कहड़ा ब्लॉक में किसानों को भी दिया गया है और सुपौल में किसानों को दिया गया है। क्योंकि ये तो प्रोजेक्ट हमारा 2018 1 अगस्त को इनॉग्रेट ही हुआ है और मात्र 1.5 साल में हमने जो है 50,000 पौधा जो दिया है और कहीं से भी ऐसा रिपोर्ट नहीं है कि ग्रोथ कम है। और इसके साथ साथ हम बनाना पर भी काम कर रहे हैं। अब बहुत जल्दी आप देखिएगा, यानी विद इन द वीक, यानी इसी मंथ एंड तक जो है हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे कि बांस के साथ साथ जो हम केला भी जो है G9 वेराइटीज केला जो कि सरकार इसको प्रमोट करी किसानों को लगाने के लिए, उसमें भी हम सफल हुए हैं इस काम को करने में। सर डायरेक्ट आप वन विभाग को देते हैं कि किसान को भी देते हैं? वन विभाग को, किसान को। हमारा टाइप है जो वन विभाग से, क्योंकि फंडिंग एजेंसी जो है पर्यावरण में वन विभाग है, हम उसको देते हैं। हमारा सिर्फ उत्पादन करना है और वो सारे पौधे वो लोग ले आते हैं। मार्केटिंग करना नहीं? मार्केटिंग में तो खास कर सुपौल डिस्ट्रिक्ट को दे रहे हैं, मधेपुरा नहीं, सहरसा भी है, मधेपुरा भी ले सकते हैं, धन्यवाद। वो लोग भी ले सकते हैं। उनको वन विभाग से संपर्क करना पड़ेगा ठीक है। और किन्हीं को दिक्कत होगा तो हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि हम शुरू ही किए हैं अभी और इस साल हम फिर 60,000 पौधा देने जा रहे हैं। स्पीकर डॉक्टर Thank you all. सुदय प्रसाद, BPS एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया बिहार। Dr. Suday Prasad has 16 years of professional experience. He has more than 50